आज के टाइम पर जहां पर लड़ाई होती है मिसाइल से, जहां पर लड़ाई होती है बड़ी बड़ी वॉरशिप से एंड फाइटर जेट से, उसी समय पर एक ऐसा इंसिडेंट हमारे सामने आता है जिसमें डंडों से लड़ाई हो रही है, जिसमें ऑज से लड़ाई हो रही है। दैट मीन्स ऐसा एक वो जो इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम नाव चलाते हैं तो उसको ऑज बोलते हैं, तो ऑज से लड़ाई हो रही है। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर ये फोटो भी दिख रही है, ठीक है, कैसे दो कंट्रीज के जो कोस्ट गार्ड्स है वो आपस में लड़ाई कर रहे हैं डंडों के साथ। अब ये मुद्दा क्या है, और यहाँ पर जो दूसरी पिक्चर आपको स्क्रीन पर दिख रही है इसमें आपको कोई डैश डैश करके एक यू शेप में लाइन देखने को मिल रही होगी, एंड दिस इज इन दी साउथ चाइना सी। तो अब यहाँ पर आपको इतना तो समझ में आया होगा कि इसमें कहीं ना कहीं चाइना रिलेटेड है, ठीक है। तो 9 डैश लाइन का मुद्दा क्या है और ये क्लैश हुआ क्यों, ये सब आज की हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द वीडियो, प्लीज पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। सो हेलो एवरीवन, आई एम सुप्रिया एट राजा आईएएस एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द रीसेंट क्लैश बिटवीन चाइना एंड फिलीपींस। तो आइए शुरू करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि जो ये दो कंट्रीज के कोस्ट गार्ड हैं ये आपस में भिड़ गए हैं साउथ चाइना सी में, नियर दी सेकेंड टॉमस शोल दैट इज लोकेटेड इन दी स्प्रैटले आइलैंड्स। अब देखो ये जो स्प्रैटले आइलैंड्स है ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है जो कि सबसे ज्यादा जो उसकी नजदीकी है डिस्टेंस के तौर पर देखें तो वो फिलीपींस के नजदीक मिलते हैं, ठीक है, मतलब एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर इनके बीच में लड़ाई हुई, एक सेलर जो है या हम कहें कोस्ट गार्ड है वो तो इतना इंजर हो गया, उसके सिर पे जब वो डंडा मारा है तो इतनी जोर से वहां पर लड़ाई हुई है कि उनका सिर फट गया है, ठीक है। ऐसा सा आपको याद हो कुछ इंडिया और चाइना के बीच में कुछ दिन पहले भी हुआ था। तो यहाँ पर देखो अभी रिसेंटली कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई है कि गलती किसकी थी, पर जो हिस्ट्री है, जो पहले के इवेंट्स है जो इन्होंने दूसरी कंट्री के साथ किया है, तो ये इंडिकेशन देता है कि आई थिंक शुरुआत कहां से हो सकती है। बाकी आप लोग ही गेस कीजिए शुरुआत किसने करी होगी, है ना। चलो अभी हम छोड़ते हैं। फिर जैसे ही ये इंसिडेंट इंटरनेशनल मीडिया ने उठाया, फिर वहां पर जो डिप्लोमेटिक रिएक्शन है वो भी देखने को मिला। साथ में इंटरनेशनल जो कंट्रीज है, कोई फिलीपीन का अलाय है, कोई चाइना का अलाय है, तो उन्होंने भी रिएक्शन दिया है। फिलीपींस का सबसे बड़ा बेस्ट फ्रेंड जो है फिलहाल के समय पर, एक सुपर पावर जो है वो है यूएसए। यूएसए देखो सुपर पावर है, लेकिन उसका फिलीपींस जितना इतना छोटा सा देश उसका दोस्त क्यों है, इतना स्ट्रॉन्ग अलाय क्यों है, क्योंकि देखो ये लाई करता है साउथ चाइना सी में एंड ऑल्सो इन द इंडो पैसिफिक रीजन। जो यूएसए है वो चाहता है कि पैसिफिक ओशन में उसकी पावर बनी रहे और चाइना अपनी पावर बहुत ज्यादा ना बढ़ा ले, इनडेफिनेटली ना बढ़ा ले। दैट इज वाई उसको एक ऐसा अलाई चाहिए, एक ऐसा बेस स्टेशन चाहिए जिसकी वजह से वो कॉन्टिन्यूअसली चाइना के ऊपर सर्वेलेंस रख सके। तो इस चीज में फिलीपींस बहुत हेल्प करता है। तो इनके बीच में एग्रीमेंट भी है, फ्रेंडशिप भी है, अलायंस भी है यूएसए और फिलीपींस के बीच में, ताकि वो चाइना के खिलाफ उस चीज को यूज कर सके, ठीक है। ये डिप्लोमेसी यहां पर हमें देखने को मिलती है। लेकिन इस सब को समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि साउथ चाइना सी इतना मैटर क्यों करता है, क्यों हमेशा ये न्यूज में बना रहता है और क्यों सारी दुनिया इससे खौफ खाती है कि चाइना इसको कंट्रोल कर लेगा। सबसे पहले आपको यहां पर यह जानना चाहिए, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक होते हुए पूरी इंटरनेशनल इकोनॉमी के ऊपर बात आ गई है, ऐसा ही कुछ है स्ट्रेट ऑफ मलक्का एंड ऐसा ही कुछ है जो साउथ चाइना सी। तो साउथ चाइना सी में मिलियन ट्रिलियंस ऑफ ट्रेड जो होता है गुड्स का वो यहां पर होता है। साथ में इसी जो ये आपका साउथ चाइना सी है इसमें बहुत सारे ऑयल एंड गैस के रिजर्व्स भी पाए जाते हैं। साथ में यहाँ पर रिच फिशिंग ग्राउंड्स भी देखने को मिलते हैं। इसी जो साउथ चाइना सी है इसमें बहुत सारे रीफ्स हैं, बहुत सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में क्या है, एक मेजर आइलैंड, जैसे दूसरा मैंने आपको पार्सल आइलैंड भी बताया, स्कारबरो रीफ भी है। यहाँ पर स्प्रैटले आइलैंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की न्यूज में। स्प्रैटले आइलैंड्स पे डिफरेंट कंट्रीज इस पे क्लेम करती हैं, कोई कंप्लीटली क्लेम करता है, कोई पार्शली क्लेम करता है। जैसे दूसरी कंट्री जो क्लेम करती है, चाइना है, फिलीपींस है, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनाई, ये सारी कंट्रीज इसके ऊपर क्लेम करती हैं कि ये आइलैंड हमारे इस आइलैंड के कुछ हिस्से पे हमारा क्लेम है। लेकिन चाइना का जो क्लेम है वो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव एज इन एक्सपेंसिव, मतलब कि सबसे ज्यादा एरिया को चाइना क्लेम करना चाहता है। चाइना तो बोलता है 90% ऑफ जो साउथ चाइना सी है वो हमारे अंडर आता है, ठीक है। तो अब देखिए चाइना का ये 9 डैश लाइन का क्या फंडा है। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि चाइना ने यहाँ पर एक चाइना जब भी अपने आप को एक मैप दिखाता है या मार्किंग दिखाता है, सी में अपने वाटर्स दिखाता है, तो उसमें क्या करता है वो यहाँ पर साउथ चाइना सी में ऐसे 9 डैश बनाता है, ये सिग्निफाई करने के लिए कि चाइना का क्लेम सिर्फ अपनी लैंड बाउंड्री नहीं, यहां तक क्लेम आता है।
ठीक है, 9 डैश लाइन उसका क्लेम एरिया है। तो ये जो 9 डैश क्लेम, ये यू शेप में इन्होंने क्लेम किया हुआ है, इसका बेसिस क्या बताते हैं? वो कहते हैं देखो जी, सदियों से, सेंचुरीज से हमारा जो हिस्टोरिकल जो हमारा एम्पायर रहा है ना, उसने इस पूरे एरिया पर क्लेम रखा हुआ था, तो इसीलिए ये अभी भी हमारे अंडर आएगा। क्या ऐसा ही चाइना इंडिया के साथ नहीं करता है कि वो तो बिल्कुल मानने से मना कर देते हैं कि जो ब्रिटिशर्स से डिसाइड हुआ जो भी ट्रीटी साइन हो रखी है उसको हम सिरे से नकारते हैं, जो हमारा हिस्टोरिकली जो हमारा एरिया था हम उसको क्लेम बैक करना चाहते हैं। ठीक है, अभी के जो कानून है, ट्रीटीज है, उसको साइड करते हुए उनको ये होता है कि बस हमारा जो हिस्सा था पहले जो था वो हमें दे दिया जाना चाहिए। ऐसे तो फिर कोई भी कंट्री बचेगी नहीं, सब वॉर पे चले जाएंगे, क्योंकि सारी जो बाउंड्रीज है वो रीड्रॉ हुई है। हिस्ट्री बदलती रहती है, टाइम बदलता रहता है, सोसाइटी बदलती है, ट्रीटीज बदलती है, तो ये एक्सेप्टेंस आता है फॉर द पीसफुल को एग्जिस्टेंस इंटरनेशनली। लेकिन अभी फिलहाल क्या है, चाइना अपनी हिस्ट्री में जी रहा है, चाइना वांट टू रिवाइव इट्स एज ओल्ड एम्पायर, इसीलिए बोलता है कि हमारी जो हिस्टोरिकल जो अंडरटेकिंग है ना इस पूरे सी में, वो हमारा तब का ही है, तो हम तो इसके ऊपर क्या करेंगे, अपना पावर दिखाएंगे, हम इसको, हमारा एक्सक्लूसिव कंट्रोल है 90% साउथ चाइना सी पर। ठीक है, तो इसीलिए, लेकिन जो दूसरे कंट्रीज है यहाँ पर, जैसे फिलीपींस की ही मैंने बात कर दी, ब्रुनाई की, वियतनाम की, मलेशिया, ये जो कंट्रीज है ना, इनका ये कहना है कि भैया जो ये आपके, आप ये जिस पे क्लेम करो ना, ये जो आपके आइलैंड्स है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि कल को म्यांमार है या कल को सिंगापुर है, वो बोल दे अंडमान तो हमारे पास है, अंडमान तो हम लेंगे, नहीं, जो आपकी बाउंड्री में, जो आपकी टेरिटरी में आता है वो आपका ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या है, ये जो आपके जो भी यहाँ पर ये यू कैन से ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, इस पे दूसरी कंट्रीज कहते हैं कि ये हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के ज्यादा पास है, हमारे डिस्टेंस के ज्यादा पास है, तो हमारा यहाँ पर अधिकार बनता है। चाइना इसको बिल्कुल नहीं मानता, चाइना यहाँ पर रिजेक्ट करता है, और उसके चाइना के क्लेम्स को भी जो उसके राइवल नेशंस हैं वो भी इसको रिजेक्ट करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये क्लैश होता हुआ दिखता है। ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये डायग्राम है अकॉर्डिंग टू दी यूनाइटेड नेशन का जो कन्वेंशन है, लॉ ऑफ सी इसको बोलते हैं, तो दैट इज यूएन क्लॉज, उसको हम सिंपल टर्म्स में बोलते हैं यूएन क्लॉज। ये इंटरनेशनल एक कानून बनाया हुआ है, 1982 में इसको बनाया गया था, इंडिया ने 1982 में ही साइन कर दिया था, 1994 1995 में इंडिया ने इसको फॉर्मली रेटिफाई भी कर दिया था। ये क्या है, ये बताता है कि जी इतने डिस्टेंस तक तो ये आपका इंटरनल वाटर्स है, ये आपके टेरिटोरियल सी है, ये आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, और इस बाउंड्री के बाद जो बच जाता है वो हाई सी है, वो इंटरनेशनली सबका अधिकार है, किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का अधिकार नहीं होगा। लेकिन आप ये भी देख सकते हो कि जो भी बाकी कंट्रीज हैं उनके जो बॉर्डर्स है वो बहुत पास होते हैं नेबरिंग कंट्रीज के। तो ऐसे केस में जहां पर आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन खत्म शुरू होने से पहले ही दूसरी कंट्री आ जाए, तो उस केस में क्या करते हैं, दोनों कंट्रीज बैठते हैं, बातचीत करते हैं, और एक मीडियन लाइन ड्रॉ करी जाती है। ठीक है, वो आपसी सहमति से, आपसी कंसेंट से ड्रॉ करी जाती है कि जी ये बीच में लाइन खींची है, इमेजिनरी लाइन ऑब्वियसली, कि यहां से यहां इसके आपके एरिया के साइड ये सारा आपका रहेगा, और इस एरिया से राइट साइड सारा सब कुछ आपका रहेगा। ये यहां पर कोशिश करी जाती है। लेकिन अगर कोई कंट्री आपस में राइवल है या उनके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, वो इंटरनेशनल कोर्ट में लेके जा सकते हैं, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, पीसीए जिसको बोलते हैं, वहां पर ट्रिब्यूनल बनाया जा सकता है स्पेशली इस मुद्दे के लिए, और वहां पर फैसला किया जा सकता है। ये जो पीसीए की बात है, ये हमने अभी थोड़े दिन पहले इंडस वाटर ट्रीटी में भी डिस्कस किया था। ठीक है, ये उसी ट्रिब्यूनल की मैं बात कर रही हूं। जब कोई मुद्दा दो कंट्रीज के बीच में आपसी सहमति से ना सुलझे, तो एक तरीका बनाया हुआ है कि आप इंटरनेशनल लेवल पर आर्बिट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, ओके जी। तो यहां पर आपको दूसरी साइड ये जो इमेज दिख रही है, इसमें आपको देखने को मिलेगा एक ग्रीन लाइन है और एक रेड लाइन है। ठीक है, तो जो ग्रीन लाइन है वो पुरानी लाइन थी, इसको पहले हम 11 डैश बोलते थे। अब यहां पर जो रीसेंट लाइन जो चाइना दिखाता है, दैट इज 9 डैश लाइन। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं कि इसमें क्या मुद्दा आता है। फिलीपींस ने बोल दिया कि हम ये 9 डैश लाइन नहीं मानते। फिलीपींस का कहना था कि ये जो चाइना का कंट्रोल है ये बढ़ता जा रहा है, नाउ वी वांट टू टेक दिस मैटर, क्योंकि साथ बैठ के तो कंसेंट से तो सॉल्व हुआ ही नहीं। उन्होंने क्या कहा कि हम इसको क्या करेंगे, पीसीए में लेके जाएंगे। तो 2013 में फिलीपींस ने केस फाइल कर दिया पीसीए में। 2013 से 2016 3 साल तक ये केस चलता रहा, एंड 2016 में फाइनली ट्रिब्यूनल ने फैसला सुना दिया, अवार्ड दे दिया। अवार्ड देना मतलब ऐसे जजमेंट देना यहाँ पर। ठीक है, अवार्ड वो ट्रॉफी नहीं है यहाँ पर,
पर। तो यहाँ पर ये क्या किया इन्होंने, ये अवार्ड दे दिया, ये फैसला दे दिया किसके फेवर में, फिलीपींस के फेवर में, और साफ साफ बोला कि जो यहाँ पर ये चाइना का क्लेम है ना कि हमारा तो हिस्टोरिकल क्लेम है, कि भाई ये 9 डैश लाइन का कोई मतलब ही नहीं बनता है, और जो हिस्टोरिकल क्लेम्स है ना तो वो क्लियर है और ना ही वो जस्टिफाइड है, तो 9 डैश लाइन नहीं बना सकता है चाइना, चाइना का जो कंट्रोल है वो उस पर नहीं आ सकता है। फिलीपींस के फेवर में ये फैसला चला गया, ठीक है। लेकिन जैसे अभी हमने इंडस वाटर ट्रीटी का डिस्कशन किया था, वैसे ही क्या किया है चाइना ने भी इसको क्या कर दिया, 2016 में मना कर दिया कि हम तो नहीं मानते, तुम बोलते रहो, तुम ट्रिब्यूनल में अवार्ड देते रहो, हम तो नहीं मानते, हमारा क्लेम तो रहेगा ही रहेगा। क्योंकि देखो दिक्कत क्या है, क्यों नहीं मानते हैं ये चाइना वाले इस ट्रिब्यूनल को, इसमें तो कोई इनका टेरर वाला भी लिंक नहीं है कि चलो इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो ट्रिब्यूनल का अवार्ड मानने से नकारना है, वो तो रीजन है कि भाई आप टेरर को शेल्टर करते हो और हमारे देश में भेजते हो टेरर को, है ना, टेररिस्ट अटैक करवाते हो, ये रीजन है। इनके बीच में क्या रीजन है, कोई रीजन नहीं है। फिलीपींस तो कोई टेरर शेल्टर्स नहीं कर रहा है चाइना के खिलाफ, बट स्टिल चाइना ने मानने से मना कर दिया। यहां पर चाइना ने रिजेक्ट कर दिया, नल एंड वॉइड बोल दिया। और उसके बाद एक और चीज करी उन्होंने, 2016 के बाद चाइना ने अपनी प्रेजेंस और ज्यादा बढ़ा दी, मल्टीप्लाई कर दी है, और वहां पर रेगुलर कोस्ट गार्ड्स के सर्विलेंस होते रहते हैं, उनकी कोस्ट गार्ड की शिप सर्विलेंस करती रहती है, घूमती रहती है, पेट्रोलिंग करती रहती है। बहुत सारे चाइनीज पेट्रोलिंग वेसल्स देखने को मिलते हैं अलोंग दी 9 डैश लाइन, जिसकी वजह से कॉन्टिन्यूअसली क्लैशेस होते रहते हैं बाकी नेबरिंग कंट्रीज, स्पेसिफिकली विद फिलीपींस ने भी, देखो फिलीपींस भी कम नहीं है। जब आपने वो शुरुआत में फोटो देखी होगी, उसमें पीछे एक जर खाई सी एक यू कैन से इमेज दिखी होगी, एक शिप दिखी होगी ना पीछे, जहां पर ये लड़ाई कर रहे थे ना आपस में, उसके पीछे एक शिप दिखी होगी जो यहां पर ये देखने को मिल रही है। ये क्या केस है, ये है द फ्लैश पॉइंट, दैट इज सेकेंड टॉमस शोल, ठीक है। ये एक ऐसा एरिया है जैसे समुद्र, शोल क्या होता है, वैसे तो शोल हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ फिशेज, वरना शोल का एक और मतलब भी होता है। जो ये एरिया है पूरा समुद्र है, समुद्र के बीच में एक ऐसा एरिया आता है, या तो वो सैंड की वजह से, मतलब एक इमेजिन करो नीचे से कोई एक ऐसा रीफ बनता आ रहा है जिसकी वजह से जो समुद्र का लेवल है वो बहुत ही ज्यादा ऊपर आ गया है, एकदम से मिड ऑफ द ओशन हो सकता है ये। तो यहाँ पर जो वाटर्स है वो बहुत शैलो होते हैं, मतलब यहाँ पर आप सेल नहीं कर सकते, शिप्स चला नहीं सकते। यहाँ पर आप शिप को एंकर कर सकते हैं, यहाँ पर आप शिप को पार्क कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर शिप को सेल थ्रू नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप सेल करोगे तो शिप यहाँ पर टकरा जाएगी, शिप यहाँ से मूव नहीं हो पाएगी। 1999 में फिलीपींस ने क्या किया, अपनी यहाँ पर एक शिप है, पुरानी जरखाई सी शिप है, उसको वहां पर परमानेंटली स्टेशन कर दिया, ये दिखाने के लिए कि जो सेकंड टॉमस शोल है ना, ये हमारा है, ये और किसी का ना हो, ये चाइना यहाँ पर अपनी क्लेम ना बना ले। आज भी ये शिप यहाँ पर स्टेशन है और रेगुलरली यहाँ पर जैसे हमारे कंट्री के जैसे सियाचिन में जाते हैं, क्योंकि मतलब वहां पर स्टेशन करना पड़ता है, हमारी जो कोस्ट गार्ड है उसकी स्टेशनिंग अंडमान में भी है, लक्षद्वीप में भी है, ऐसी इसी तरीके से फिलीपींस ने भी क्या किया, यहाँ पर अपनी शिप भेज दी और वहां पर ये एक स्टेशन हो गया, एक तरीके से बेस हो गया वहां पर जो कोस्ट गार्ड है, और रेगुलरली वहां पर जो सामान है, खाना पीना है, वो भेजा जाता है। लेकिन जब ये खाना पीना भेजा जाता है तो ज्यादातर तरीके से क्या होता है कि अगर कोस्ट गार्ड की नजर में आ गया ना, चाइना कोस्ट गार्ड के, तो कई बार उनकी क्लैशेस भी देखने को मिलती है, ठीक है। तो 1999 में ये मूव हुआ, फिलिपिनो मरीन स्टेशन कर दिया गया, फिर बाद में उनके जो मरीन्स है या फिर जो उनके नेवी पर्सनल्स है वो इस शिप पर रहते हैं और यहाँ से अपनी जो प्रेजेंस है फिलीपींस ये दिखाता है, ठीक है। तो इसी वजह से रेगुलरली यहाँ पर क्लैशेस चलती रहती है। ये जो अभी हुआ है ना, ये कोई पहली बार नहीं है, लेकिन ऐसा होता है ना कि जैसे स्कूल में दो बच्चे लड़ रहे हो या फिर कॉलोनी में दो बच्चे लड़ रहे हो और वो बड़ों के पास जाते हैं, टीचर्स के पास जाए या पेरेंट्स के पास जाए और वो कहे बताओ किसकी गलती है, वो कहे नहीं पहले इसने मारा, फिर दूसरा कहे नहीं पहले इसने मारा। यही हाल हुआ है अभी फिलीपींस और चाइना का भी, दोनों एक दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहे हैं कि नहीं पहले इन्होंने मारा, नहीं पहले इन्होंने छेड़ा था हमें इसलिए हमने इनको मारा। तो लेकिन यहाँ पर अभी कोई फाइनल स्टेटमेंट आई नहीं है, किसी ने भी वो जो एक यू कैन से अकाउंटेबिलिटी नहीं ली है कि हाँ हमारी तरफ से ये फर्स्ट अटैक हुआ था, दैट इज नॉट द सीन हियर। लेकिन हाँ इसकी वजह से हमें शॉक नहीं होना है कि ये तो मतलब बहुत इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का एक मुद्दा बन गया है, डेफिनेटली ये मुद्दा है, लेकिन ये क्लैशेस रेगुलरली चलते ही रहते हैं और डंडों से लड़ाई ये बहुत दिन बाद देखने को मिली है, ये इसमें कुछ डिफरेंट है, राइट। हमारे लिए क्या जरूरी है, हमारे लिए समझना जरूरी था कि जो 9 डैश लाइन है उसके ऊपर चाइना क्लेम क्यों करता है, क्योंकि हिस्टोरिकल क्लेम्स अपने पुट फॉरवर्ड करता है, जैसे कि हमेशा दूसरे देशों के साथ भी करता है। डिप्लोमेटिक फॉल आउट हुआ, अब देखो ये यहाँ पर अभी मान लो दो कंट्रीज के बीच में जब क्लैश हुआ, अभी पहलगाम अटैक भी जब हुआ, तो यू कैन लाइक रिलेट टू इट कि भाई पहले इंडिया ने क्या किया, फिर वो एम्बेसडर्स को बुलाया और उनकी एम्बेसी बंद करवाई कि आप जाओ यहाँ से, है ना, उनको एक टाइमलाइन दे दी कि इतनी जल्दी जल्दी आप यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर संभालो और अपना निकलो, ठीक है, यही चीज। लेकिन यहाँ पर इतना एक्सट्रीम नहीं था, लेकिन यहाँ पर दोनों ही कंट्रीज ने एक दूसरे
कंट्रीज के एम्बेसडर्स को बुलाया और वहां पर जैसे चाइना ने तो फाइनली बोला कि फॉर्मल जो प्रोटेस्ट है यहाँ पर उन्होंने लॉन्च करवाया, अपनी कंप्लेन लॉन्च करवाई है। और जो ये फिलीपींस में चाइनीज एम्बेसडर है, इनको तो एक यहाँ पर आप देखोगे कि जो ये फिलीपींस के मार्कोस जूनियर जो प्रेसिडेंट है, उनकी टर्म में तीसरी बार ऐसा हो गया है कि चाइना के एम्बेसडर को बुलाना पड़ गया। तो इतना रेगुलर है इनके बीच में क्लैश। लेकिन मुद्दा यहां पर पता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये एक ऐसे समय पर हुआ है जब यहां पर आसियान की फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग होने वाली थी। ठीक है, कहां पर? मनीला में। मनीला है कैपिटल ऑफ फिलीपींस। तो मनीला में कौन कौन आए हुए हैं? यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो भी है एंड चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग ये भी थे, राइट। तो इसी समय पर जब ये अभी कुछ दिनों में ये आसियान की समिट होने वाली थी, उसी समय पर इन्होंने क्या कर दिया, ये अटैक हो गया, दोनों के बीच में क्लैश हो गया। तो इसकी वजह से ये जो मुद्दा है ये हाईली इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे करंट अफेयर से। ठीक है, तो ग्लोबल जो रिएक्शन है वो क्या आएगा? यूएसए ऑब्वियसली फिलीपींस का दोस्त है, तो यूएसए एंड ऑल्सो ऑस्ट्रेलिया दोनों ने ही इस सिचुएशन को डिजास्ट्रस बताया है। और यहां पर यह भी बोला जा रहा है कि ट्रीटी साइन हो रखे कि अगर इनके केस पे अटैक, फिलीपीन फोर्सेस पे अटैक होता है तो ये ट्रिगर कर सकता है कि यूएसए को भी रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, फिर यूएसए लड़ेगा फिलीपींस के बिहाफ पर चाइना से। हो सकता है ये आगे आने वाले समय में अगर वो नहीं रुके तो। लेकिन वर्ल्ड, दुनिया को क्यों इसकी फिक्र होनी चाहिए? देखो, बेशक हमारे जो यू कैन से हमारे टेरिटोरियल वाटर्स नहीं है, हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन नहीं है वहां पर, या हमारी बाउंड्रीज भी नहीं है साउथ चाइना सी में, बट स्टिल ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर ऑयल और गैस का रिस्क लाई करता है। साथ में मिलिट्री एस्केलेशन हो जाएगा तो ग्लोबल इकोनॉमी पे फिर से फर्क पड़ेगा एंड ऑलरेडी ये वन ऑफ द बिजिएस्ट ट्रेड रूट्स में लाई करता है। सो दैट इज ऑल इन दिस टॉपिक। हमें यहाँ पर बस ये समझना था कि 9 डैश लाइन का मुद्दा क्या है। यहाँ पर ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, मैप बेस्ड क्वेश्चन की रिसेंटली सीन इन न्यूज सेकंड टॉमस शोल इज प्रेजेंट इन साउथ चाइना सी, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, कहां पर लाई करता है ये, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये कहां पर है? ये स्प्रैटले आइलैंड्स में एक हमें रीफ देखने को मिलता है, एक शोल देखने को मिलता है एंड दिस इज प्रेजेंट इन दी साउथ चाइना सी एंड इसकी वजह से आपको 9 डैश लाइन भी देखने को मिल रही है। और ये आपने सारा जो यू कैन से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखा कि कैसे यहाँ पर फिलीपींस ने अपनी शिप वहां पर स्टेशन करी, फिर उसके बाद वो मुद्दा कहाँ गया है, चाइना का क्या क्लेम है। दिस इज व्हाट द टॉपिक वाज ऑल अबाउट। वी हैव कवर्ड इट कंप्लीटली। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू। हैव अ नाइस डे।